मैंने अपने उस अच्छे भाई की फोटो निकालकर उन 4 लड़कियों से कहा जो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई हैं। तुम में से जो भी उसे इतना दीवाना बना दे कि वो खुद को उससे अलग ही न कर पाए, मैं उसी का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसे आदमी के लिए 3 दिन भी बहुत होते हैं। और फिर वो ये सब मेरे सामने ही करता है, जिस पर वह खुलेआम ऐलान कर देता है कि गेम खत्म हो चुका है। वह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कीचड़ में रौंद देता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता है। लेकिन इस बार जब कोई सिस्टम जबरदस्ती दखल नहीं देता है, तब मेरा हंटिंग गेम आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है। पट्टी हो गई है। ब्रदर ले बताइए, आपको ठीक लगी या नहीं? बहुत अच्छी है, थैंक यू। जिस पर मैं कहता हूँ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मिस शेन जरा रुकिए, वैसे भी आपकी चोट मेरी वजह से लगी है, क्यों ना मैं आपको घर छोड़ दूं? जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मिस शेन क्या आप मुझे पटाने की कोशिश कर रही हैं? यह सुनते ही वह चौंक जाती है। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो क्या मैं यह समझूं कि आप मुझे फ्लर्ट कर रही हैं? नहीं, वाकई एक फीमेल लीड होने के नाते उसका दिमाग काफी तेज है। सिर्फ 2 लाइनों में ही वह पैसिव पोजीशन से एक्टिव पोजीशन में आ जाती है और साथ ही मेरा रिएक्शन भी जान लेती है। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मिस शेन खुद चोरी करके शोर मत मचाइए। बस मुझे लगा कि आप मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही केयरिंग हैं, इसलिए मैंने ऐसा पूछा। मैं सीधी बात करने वाला इंसान हूँ। अगर मैंने गलत समझा है तो मैं माफी मांगता हूँ। अब क्या मैं जा सकता हूँ? अगर मैं कहूँ कि आपने गलत नहीं समझा तो क्या आप तैयार हैं? जिस पर मैं धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहला देता हूँ। ले चैन, मिस शेन फिर से गुस्सा क्यों हो गई? अभी तो आपने ही कहा था कि मैंने गलत नहीं समझा। सिर्फ 10-15 मिनट पहले मिले इंसान के साथ आप इतनी जल्दी हाथ लगाने लगते हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि आपकी मैनर्स ऐसी हैं। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, मैंने सिर्फ हाथ लगाया है। इसके बाद मैं दुखी चेहरा बनाकर कहता हूँ, अब तो मेरा कोई घर भी नहीं बचा है। बड़ी मुश्किल से रहने की जगह मिली थी, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे कोई दयालु और नरम दिल इंसान मिला है जिसने इतनी प्यार से मेरी पट्टी की, लेकिन आखिर में सब झूठ निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मुझे परेशान करेंगी। चाहे यह ले चेन चालाक हो या नहीं, लेकिन वह बिल्कुल आम लोगों जैसा बर्ताव नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ शेन्यू अपने मन में सोचती है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वह मुझसे प्यार करे और मुझे प्रपोज करे। उसके बाद ये गेम खत्म हो जाएगा और मैं खुलकर उसके साथ रह सकूंगी। बाकी सब तो सिर्फ प्रोसेस है, आखिर में रिजल्ट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिस पर वह फिर से अपनी जेंटल स्माइल पहन लेती है और धीरे से कहती है, सॉरी ब्रदर चैन, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। सच में शेन युए की एक्टिंग कमाल की है। करीब 40 मिनट बाद मैं उस सिल्वर लग्जरी कार से उतरता हूँ। मेरे हाथ में फोन मजबूती से पकड़ा हुआ है, जिस पर अभी अभी शेन यू के साथ एक्सचेंज किए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। फिर मैं लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता हूँ। तभी मेरी नजर एक जानी पहचानी फिगर पर पड़ती है, जिस पर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन मैं ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं और सीधे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता हूँ। हेलो, क्या ये चेंगुआ कम्युनिटी है? मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे बिल्डिंग नंबर 13 तक ले जा सकते हैं? बिल्डिंग 13? सॉरी, यहाँ तो सिर्फ बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 10 तक ही है। सच में? ओह, शायद मुझे याद करने में गलती हुई। 13 नहीं, बिल्डिंग नंबर 3। क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? मेरे साथ आइए। जिस पर मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ और बहुत जल्दी हम बिल्डिंग 3 के नीचे पहुंच जाते हैं। लड़की ऊपर देखकर कहती है, थैंक यू द ब्रदर, अब जल्दी घर जाइए। मैं बस एक आवाज निकालता हूँ और सीढ़ियां चढ़ने लगता हूँ। ब्रदर, क्या आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? क्या कोइंसिडेंस है? लेकिन मैं बिना रुके ऊपर चढ़ता रहता हूँ और फिर सच में कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि कुछ ही देर में मैं तीसरी मंजिल पर अपने घर के सामने पहुंच जाता हूँ। मैं पहुंच गई, बाय। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, बाहर खड़ी लड़की के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाती है। वह ऊपर जाने का नाटक करती है, लेकिन तुरंत वापस तीसरी मंजिल पर लौट आती है और मेरे दरवाजे पर नॉक करती है। और कोई काम था? वो बात ऐसी है ब्रदर, मेरा दोस्त अभी घर पर नहीं है। उसने कहा है कि वह थोड़ी देर में आएगा, लेकिन मैं एक स्टार हूँ, बाहर खड़े होकर इंतजार करना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर आपके घर में रुक सकती हूँ? स्टार? नाम क्या है? जियांग चुचू। कभी नाम नहीं सुना। यह सुनते ही जियांग चुचू पूरी तरह हिल जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? अगर वह उसे पहचानता नहीं तो भी ठीक था, आखिर असली जिंदगी में मिलना अलग बात है। लेकिन उसने अपना नाम भी बता दिया था। फिर भी लेचेन कहता है कि उसने कभी नाम नहीं सुना। यह आदमी आखिर चाइना का ही है या नहीं? वैसे भी पहले वह एक अमीर परिवार का यंग मास्टर था, लेकिन जैसा यून यू ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकला। एक बेकार इंसान जो बस दिन काटना जानता है। यून यू की वजह से वह अपना शेड्यूल खत्म करते ही यहाँ दौड़ी चली आई थी, क्योंकि उसे इस गेम में जीतना था और सबसे पहले बाकी 3 लड़कियों से आगे निकलना था। जिस पर जांग चूचू मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमकता है। उसे पूरा यकीन है कि वह जीत जाएगी, जैसे मुझे हासिल करना उसके लिए सिर्फ उंगलियां हिलाने जितना आसान हो। वाकई अमीर घरों में पली बढ़ी ये यंग लेडीज एक से बढ़कर एक हैं। इनमें से कोई भी मुझे इंसान तक नहीं समझता है। जिस पर मैं मन ही मन खुद पर हंस पड़ता हूँ। अंदर आ जाओ। मैं एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का इशारा करता हूँ। जियांग चुचू घर में घुसते ही चारों तरफ नजर दौड़ाती है। कमरे की सजावट ऐसी है कि एक नजर में सब समझ आ जाता है। इतनी बड़ी होने के बाद यह पहली बार है जब वह इतने छोटे घर में आई है। जिस पर मैं चुपचाप उसके चेहरे के भाव देखता रहता हूँ और उसकी किसी भी छोटी रिएक्शन को मिस नहीं करता हूँ। वह बीजिंग के जियांग फैमिली की इस पीढ़ी की सबसे छोटी बेटी
है। बचपन से ही उसे हथेली पर रखकर पाला गया है। उसे एक्टिंग का शौक था, इसलिए कॉलेज खत्म होने से पहले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई। फैमिली बिजनेस उसकी बड़ी बहन संभालती है। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सालाना डिविडेंड्स ही उसके लिए आसमान छूती रकम लेकर आते हैं। और फैमिली बैकग्राउंड को छोड़ भी दें तो उसका खुद का करियर भी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वह करोड़ों फैंस वाली टॉप स्टार बन चुकी है। अगर मेरी तुलना इन अमीर यंग लेडीज से की जाए तो मैं तो बस एक कैनन फोडर जैसा हूँ। मेरा पुराना बैकग्राउंड उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जिंदगी में मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। मुझे बदला लेना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि योनियू इतनी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि वे मरने और जीने के बीच झूलते रह जाएंगे। आखिर मुझे विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर क्यों कहा जाता है? आराम से बैठो। जियांग चुचू से इतना कहकर मैं सीधे किचन में चला जाता हूँ अपने लिए डिनर बनाने, और मेरे मन में मेहमान की खातिरदारी करने का जरा भी इरादा नहीं होता है, जिस पर जियांग चुचू हैरान हो जाती है। आखिर ली चेन इतना शांत कैसे रह सकता है? भले ही वह उसे पहचानता न हो, लेकिन घर में एक अजनबी खूबसूरत लड़की मौजूद है, फिर भी वह बिल्कुल असहज नहीं होता है। न उससे बात करता है, न उसकी खातिरदारी। सीधे किचन में चला जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बात नहीं बनेगी। मुझे जल्दी जीत हासिल करनी होगी। यह सोचकर वह तुरंत किचन की तरफ बढ़ती है। फिर वह दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान होती है, जो उसकी खूबसूरत फेशियल फीचर्स के साथ और भी ज्यादा आकर्षक लग रही होती है। वह इतनी खूबसूरत थी जैसे किसी पेंटिंग से निकलकर आई हुई हीरोइन हो। पिछले जन्म में मैं उसका वह ठंडा और बेरहम चेहरा पहले ही देख चुका था। जब गेम खत्म हुआ था तब मैं बाकी 3 फीमेल लीड्स के पास सच जानने गया था। एक के बाद एक अनगिनत चोटें खाने के बाद भी मैं अपने अंदर बची आखिरी उम्मीद लेकर उनके सामने गया था, जिस पर मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ जिसने कभी मुझसे मीठी मीठी बातें की थीं। मुझे उम्मीद थी कि उसके अंदर से कम 1% सच्चाई तो सुनने को मिलेगी। भले ही वह योनियू की वजह से इस गेम में शामिल हुई हो, लेकिन शायद उसने कभी मुझे थोड़ी सी सिंसियरिटी दी होगी। लेकिन जिस पल उसने अपना हमेशा वाला मासूम और प्यारा स्माइल हटाया, उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत नहीं बल्कि घिन दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गंदगी हूँ जो उससे चिपकी हुई है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यह भी एक्टिंग की बहुत बड़ी मास्टर है। ब्रदर, आज क्या स्वादिष्ट बना रहे हो? वैसे मैं भी अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। अगर पॉसिबल हो तो मेरे लिए भी एक पोर्शन बना दोगे? दुर्भाग्य से वह अपनी अदाएं एक अंधे इंसान को दिखा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता है। पिछले जन्म में उस चेहरे को देखने के बाद और उसकी असली पहचान जानने के बाद मेरे अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि 4 बेहद खूबसूरत देवियां मेरे पीछे पड़ी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरू से आखिर तक मैं उन चारों औरतों का सिर्फ एक खिलौना था। और जियांग चुचू जैसी मीठी बातें करने वाली लेकिन अंदर से जहरीली औरत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसका मुखौटा उतारना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे अपने रिदम पर नचाना है। उनको जीतने की कोशिश करने से बेहतर है कि उन्हें ही पूरी मेहनत लगाकर मुझे जीतने पर मजबूर किया जाए। दूसरी तरफ जियांग चुचू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे पहले ही पूरी तरह पढ़ चुका हूँ। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रहती है और लगातार मुझे देखती रहती है। तुम हरा प्याज और धनिया खाती हो? अचानक मेरी आवाज सुनकर जियांग चुचू होश में आती है। उसे एहसास होता है कि वह मुझे घूरते घूरते खो गई थी, जिस पर वह हल्का सा खांस कर जवाब देती है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है, अगर ब्रदर चेन कभी गहरी मोहब्बत से उसे आई लव यू कहे तो वह कैसा लगेगा। वह अब भी इसी बारे में सोच रही होती है कि तभी अचानक होश में आती है और देखती है कि मैं पॉडोकिट ने एक बहुत बड़ा नूडल्स का कटोरा लेकर उसकी तरफ आ रहा हूँ, जिसमें पहाड़ जितना हरा प्याज और धनिया भरा हुआ है। हॉलवे काफी तंग होता है, जिस पर वह जल्दी से रास्ता छोड़ देती है। अचानक उसे ये गेम थोड़ा दिलचस्प लगने लगता है। यह एक अजीब सा एहसास था जिसे वह शब्दों में नहीं बता सकती थी, लेकिन इससे उसका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। जियांग चुचू किचन में रखे नूडल्स को देखती है। उसके लिए खाना उतना जरूरी नहीं था। असली मकसद तो खाने के बहाने अपना प्लान आगे बढ़ाना था, जिस पर वह अपना कटोरा उठाकर बाहर ले आती है। मैं सिर झुकाकर बड़े मजे से खाना खा रहा होता हूँ। पूरा माहौल बेहद शांत और सुकून भरा लगता है। लेकिन अचानक जियांग चुचू को एहसास होता है कि उसके विचार गलत दिशा में जा रहे हैं। सच में किसी इंसान को सिर्फ चेहरे से जज नहीं करना चाहिए। जो आदमी ऊपर से बिल्कुल हार्मलेस लगता है वही योनियू का इविल ब्रदर है। क्या शांत और सुकून भरी जिंदगी? वह मन ही मन खुद को टोकती है। यह सब दिखावा है। जिस पर वह नूडल्स वापस रख देती है और खाली हाथ लिविंग रूम के सोफा पर जाकर बैठ जाती है। मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ। नहीं खा रही? लड़की हल्का सा होंठ काटते हुए कहती है। अचानक मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, कुछ निगला नहीं जा रहा। सॉरी ब्रदर। अच्छा ऐसा है? मैं बस इतना कहता हूँ और फिर एक और निवाला मुंह में डाल लेता हूँ। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर पेट दर्द था
तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं खाना था तो मुझसे इतना ज्यादा बनवाया ही क्यों? मजाक समझ रखा है क्या? सच में जो लोग कभी घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते उन्हें चीजों की कीमत का अंदाजा नहीं होता है। अब बचा हुआ नूडल्स तो मुझे आसपास के किसी स्ट्रे डॉग को ही खिलाना पड़ेगा। उधर जियांग चुचू मुझे इतने स्वाद से खाते हुए देखती है, जिस पर उसे अचानक थोड़ा पछतावा होने लगता है। उसे लगता है कि कम से कम एक दो निवाले तो खा ही लेने चाहिए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती थी, जिस पर वह सिर्फ यही उम्मीद करती है कि मैं जल्दी खाना खत्म करूं। इसके बाद हम दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ज्यादातर सवाल जियांग चुचू पूछती है और जवाब मैं देता हूँ। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि हमारे बीच का माहौल बेहद नेचुरल है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम अभी अभी मिले हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हों। और इसी वजह से उसकी सतर्कता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यह पूरा एहसास मैं जानबूझकर पैदा कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ रहते हुए उसे सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है। और यही बात उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी, जिस पर उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगती है। कहीं ब्रदर चेन मेरे असली मकसद के बारे में जानता तो नहीं? क्या वह जानबूझकर एक्टिंग कर रहा है? लेकिन अगले ही पल वह इस ख्याल को नकार देती है, क्योंकि उसके और यून यू के रिश्ते के बारे में और बाकी लड़कियों के बारे में लगभग किसी को कुछ नहीं पता था। लेचेन जैसा गिरा हुआ इंसान ये सब कैसे जान सकता है? शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। आखिर यून यू लेचेन का सौतेला भाई है। दोनों ने साथ में काफी समय बिताया था। इस दुनिया में यून यू से ज्यादा लेचेन को कोई नहीं जानता, इसलिए उसने जो जानकारी दी थी वह गलत नहीं हो सकती। लेचेन बदल नहीं गया है, बस फैमिली की बर्बादी और सब कुछ खो देने के बाद उसने खुद को दबाकर रखना सीख लिया है। हाँ, जरूर यही बात है। वैसे भी किसी इंसान की जिंदगी में बड़ा हादसा आए तो उसका स्वभाव बदल जाना आम बात है, और लेचैन का यह बेफिक्र और ढीला रवैया भी उसकी नाकामी का ही सबूत है, जिस पर जियांग चुचू के अंदर पैदा हुई थोड़ी बहुत दिलचस्पी भी गायब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है। अगर वह घर पर होती तो किसी महंगे सोफा पर लेटकर आराम से गेम खेल रही होती, लेकिन योन यू की वजह से उसे यह सब सहना पड़ रहा था। उधर मैं खाना खत्म कर चुका होता हूँ। मैं पूरी तरह उस औरत को इग्नोर कर रहा था जो लगातार मुझे घूर रही थी। बचे हुए नूडल्स को संभाल कर रखने के बाद मैं चाबी उठाता हूँ और बाहर जाने की तैयारी करता हूँ। मेरा यह एक्शन देखते ही जियांग चुचू तुरंत खड़ी हो जाती है। आप बाहर जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जिस पर हम दोनों बाहर निकलते हैं। दरवाजा जोर से बंद होता है। हॉलवे की लाइट जलती है और फिर बुझ जाती है। हल्के अंधेरे में मैं सामने खड़ी लड़की को देखता हूँ और शांत आवाज में पूछता हूँ, जियांग चुचू, क्या तुम्हें मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया है? पहली नजर का प्यार? यह सुनकर उसके मन में आंखें घुमाने का जोरदार मन करता है, लेकिन वह अपनी घृणा को छुपा लेती है। अगले ही पल उसका चेहरा तनाव से भर जाता है, जैसे कोई मासूम और शर्मीली लड़की हो। सॉरी ब्रदर, लेकिन आपने पकड़ ही लिया। पहली बार आपको देखने के बाद ही मैं आपकी तरफ खिंच गई थी। मुझे लगता है कि आप ही मेरे डेस्टिनी पार्टनर हैं। ब्रदर, क्या आपको भी मैं पसंद हूँ? यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। धुंधली रोशनी में मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, जिस पर उसकी आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन अगले ही पल मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। यह सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम जाती है। क्यों? आखिर आपको मुझ में क्या पसंद नहीं है? मुझे पता है कि हम अभी अभी मिले हैं। मैं तो पहली नजर में प्यार करने वालों में से हूँ, लेकिन आप शायद स्लो टाइप इंसान हैं। कोई बात नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं सीधा वार कर देता हूँ। तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा सफेद है, तुम्हें देखकर बिल्कुल हेल्दी फील नहीं होता है, और तुम बहुत ज्यादा पतली भी हो। जिस पर जियांग चुचू एकदम से रुक जाती है। रुको जरा, क्या यह भी कोई वजह हुई? गोरी होना और पतली होना भी कोई कमी होती है क्या? मैं भले ही पतली दिखती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। उसकी बात खत्म होते ही मैं अचानक झुककर उसकी आंखों में सीधा देखता हूँ। तुम खुद को देखो, इतनी पतली हो कि तुम्हें देखकर मुझे तरस आने लगता है। यह सुनते ही उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। अगले ही पल मैं हाथ बढ़ाकर उसकी नाक पर हल्की सी टपली मारता हूँ। मैं उन महिलाओं को पसंद करता हूँ जो मेरे बराबर खड़ी हो सकें, न कि तुम्हारी तरह कमजोर और नाजुक लड़कियों को। इतना कहकर मैं सीधा नीचे उतरने लगता हूँ और फिर मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता हूँ, जबकि पीछे खड़ी जियांग चुचू अभी भी हैरान खड़ी रहती है। आखिर वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक अमीर और बेहद आत्मविश्वासी यंग लेडी है। ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? मैंने तो बस 2-4 बातें कही थीं। उन शब्दों में कोई खास ताकत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा वार हो चुका था। अगर कोई कमजोर है तो उसे खुद को मजबूत बनाना चाहिए। कुछ और झटके खाने के बाद उसे समझ आ जाएगा कि मुझे जीतना इतना आसान नहीं है। मेरे सामने सिर्फ खूबसूरत चेहरा दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड दिखाया जाए तो वह अलग बात है। फिर तो गर्लफ्रेंड क्या, मैं उसका बेटा बनने के लिए भी तैयार हो जाऊं। उधर जियांग चुचू के मन में अभी अभी आया विचार पूरी तरह बदल चुका था। मैंने जो कहा था कि यह आदमी बोरिंग है, वह बात वापस लेती हूँ। यह आदमी सच में बहुत दिलचस्प है, इतना दिलचस्प कि अभी इसी वक्त इसका गला घोंटने का मन कर रहा है। जो चीजें हमेशा से उसका गर्व रही थीं, वही चीजें मेरी नजर में कमियां बन गई थीं। यह आदमी सच में अच्छाई की कदर करना नहीं जानता। वाकई एक गंवार आदमी है। जितना ज्यादा वह सोचती है, उतना ही ज्यादा गुस्सा होती जाती है। खासकर जब वह मेरा पूरी तरह इग्नोर करने वाला रवैया देखती है तो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है, जिस पर वह जल्दी से मेरे पीछे भागती है
है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। वाकई एक टिपिकल अमीर यंग लेडी का गुस्सैल स्वभाव, लेकिन मेरे साथ खेलना उसके बस की बात नहीं थी। अगले ही पल मैं उसका हाथ झटक देता हूँ। जो कहना है सीधे कहो। उसकी गोरी कलाई पर तुरंत लाल निशान उभर आते हैं, जिस पर वह आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ देखती है। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं ब्रदर चेन? मैं तो बस आपसे थोड़ी बात करना चाहती थी। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जिस पर मैं समझ जाता हूँ कि वह फिर से बेचारी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन इस बार मुझे मानना पड़ेगा, यह काफी दिलचस्प था। मैं तुरंत नरम पड़ने का नाटक करता हूँ। सच में सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा दी? आओ मैं देखता हूँ। जैसे ही मैं हाथ बढ़ाता हूँ, जियांग चुचू तुरंत मेरा हाथ झटक देती है। मेरे सामने झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे इस हालत में देखकर आप बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना? मैं आपको सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। आप ब्रदर यू की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। यह कहते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके मुंह से ऐसी बात निकल गई जो कभी नहीं निकलनी चाहिए थी। खत्म। इस बार तो सच में सब बर्बाद हो गया। वह जल्दी से सिर उठाकर कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि मैं बिना किसी भाव के उसे घूर रहा हूँ। ब्रदर चेन, मेरा वह मतलब नहीं था। बस आपने मुझे दर्द दिया, इसलिए मैं थोड़ी गुस्से में आ गई थी। नफरत? मैं धीमी आवाज में दोहराता हूँ। तुम लोग आखिर किस हक से मुझसे नफरत करते हो? सच में तुम सब खुद को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो? इतना कहकर मैं उसकी तरफ देखना भी बंद कर देता हूँ और सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे जाता देख जियांग चुचू घबरा जाती है, जिस पर वह जल्दी जल्दी मेरे पीछे दौड़ पड़ती है। ब्रोदर, क्या आप स्ट्रे डॉग्स को ढूंढ रहे हैं? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं ठंडे स्वर में मना कर देता हूँ। फिर उसकी तरफ देखकर साफ शब्दों में कहता हूँ, जियांग चुचू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई सुपरस्टार हो या फर्स्ट साइट लव का नाटक कर रही हो। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो, इसलिए कम से कम बेसिक रिस्पेक्ट बनाए रखो और मेरी सलाह है कि अपना समय मुझ पर बर्बाद मत करो। जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको पसंद करती हूँ, बस इतना काफी है। मुझे यकीन है कि अगर मैं हार नहीं मानूंगी तो एक दिन आपका दिल जरूर बदल जाएगा। यह सुनकर मुझे फिर से यूनियो की याद आ जाती है। उसका असर सच में कमाल का था। एक के बाद एक लड़की सिर्फ उसकी वजह से मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, जिस पर मेरे अंदर घिन की लहर दौड़ जाती है। सच कहूं तो मुझे यूनियो का धन्यवाद करना चाहिए। जो करना है करो। मैं बेपरवाही से जवाब देता हूँ। ब्रदर, आप सच में बहुत बेरहम हैं। लगता है मुझे पहले ही आपसे माफी मांग लेनी चाहिए। यह सुनकर मैं फिर सतर्क हो जाता हूँ। अब ये कौन सा नया खेल खेलने वाली है? जिस पर जियांग चुचू गंभीर चेहरे से कहती है, इस दुनिया में 3 चीजें कभी छिप नहीं सकती, गरीबी, प्यार और खांसी। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इतना कि खुद को रोक नहीं सकती। भले ही आप मुझे ठुकरा दें, मैं फिर भी आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आपका रवैया मेरे प्रति जैसा भी हो, मैं आगे भी आपसे मिलती रहूंगी। यह सुनकर मैं मन ही मन राहत की सांस लेता हूँ। हार नहीं मानेगी? बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुझे उसे धीरे धीरे सबक सिखाने के और भी ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। जिस पर मैं सीधे कह देता हूँ, तुम क्या करती हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो फिर मेरी कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार रहना। ब्रदर, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक आसान और हाई सैलरी वाली जॉब है। पता नहीं आपको उसमें इंटरेस्ट होगा या नहीं। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और मेरी असिस्टेंट ने अभी लॉन्ग लीव ले ली है। मुझे बीजिंग में 1 महीने से ज्यादा शूटिंग करनी है। इस दौरान मैं किसी अजनबी को हायर नहीं करना चाहती। सैलरी आप खुद तय कर सकते हैं। यह सुनकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वह क्या सोच रही है। यह यंग लेडी काफी तेज निकली। वह मेरी पैसों की परेशानी का फायदा उठाकर मुझे अपने पास बांधना चाहती है। अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो बाकी 3 लड़कियों को मौका नहीं मिलेगा और फिर टाइम के साथ साथ उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसका प्लान वाकई बुरा नहीं था। अगर मुझे कल होने वाली घटना का पहले से पता ना होता तो शायद मैं तुरंत हाँ कर देता, लेकिन अफसोस, कल मेरे लिए एक और काम तैयार बैठा था। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, 1 महीने के लिए ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा फुल टाइम असिस्टेंट नहीं बनूंगा। मंडे से फ्राइडे तक शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक और सैटरडे संडे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। सिर्फ इसी समय मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। बाकी समय अगर कोई इमरजेंसी हुई तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। इतना कहकर मैं जियांग चुचू की तरफ देखता हूँ और उसके रिएक्शन का इंतजार करता हूँ। उधर जियांग चुचू पूरी तरह अवाक रह जाती है। आखिर बॉस कौन है? ये कैसा असिस्टेंट है जो खुद अपना वर्किंग शेड्यूल तय कर रहा है? ये बदमाश आदमी सच में कमाल है। लेकिन फिर वह खुद को शांत करती है। वैसे भी उसका मकसद असिस्टेंट रखना नहीं था। वह तो सिर्फ पैसे खर्च करके मेरे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी और फिर मेरा शेड्यूल इतना भरा हुआ था कि वह हर दिन आज की तरह इंतजार नहीं कर सकती थी। कोई समस्या नहीं, वह मन ही मन फैसला कर लेती है। उसे पहले ही अंदाजा था कि मैं बहुत बड़ी रकम मांगूंगा। आखिर मेरे लिए यह खुलेआम पैसे कमाने का मौका था और उसके हिसाब से लेचेन ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर कभी वह भी एक अमीर यंग मास्टर हुआ करता था। भले ही यह पैसा उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता,
लेकिन उसके हिसाब से उसकी उंगलियों के बीच से गिरने वाले थोड़े से पैसे भी ली चेन को फिर से पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी में लौटा सकते थे। यह देखकर मैं बस हल्का सा सिर हिलाता हूँ और सीरियस होकर कहता हूँ, बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मेरी सैलरी जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छी हो। आखिर पैसे किसे बुरे लगते हैं, लेकिन हाई सैलरी होगी या लो ये कहना अभी मुश्किल है। बेसिक सैलरी और ओवरटाइम का फैसला तो आपकी साइड से होगा, इसलिए प्राइस भी आप ही तय कर दीजिए। जिस पर तोंग सोसो हल्की सी मुस्कुराती है। उसे महसूस होता है कि मैं जितना इरिटेटिंग हूं उतना ही एक अच्छी बात भी रखता हूं, और वो है मेरी बेइंतहा ऑनेस्टी। अभी कुछ देर पहले ही मैं उसे ताने मार रहा था, लेकिन जैसे ही बात पैसों की आती है मैं बिना झिझक सब कुछ साफ साफ बोल देता हूँ। जिस पर वह थोड़ी देर सोचती है और कहती है, अनथान, जब बड़े भाई ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने से थोड़ा ज्यादा चलेगा, यानी जब तक मेरी मूवी की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती। वर्किंग आवर्स वैसे ही रहेंगे जैसे आपने कहा था। टोटल सैलरी 2 लाख वियतनामी डोंग होगी। अगर किसी इमरजेंसी में एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो ओवर टाइम फी सिचुएशन के हिसाब से अलग से मिलेगी। एक बार का मैक्सिमम 10,000 टेंग तक हो सकता है। अनट्राई, आपको यह डील कैसी लगती है? यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि इतनी शानदार पेमेंट और इतना कम वर्किंग टाइम, ये तो बिल्कुल वही काम है जिसे लोग कहते हैं कम काम ज्यादा पैसा। फिर भला इसमें शिकायत करने वाली कौन सी बात बचती है? आखिर पैसा भी धीरे धीरे कमाया जाता है और लोगों को भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया जाता है। ज्यादा जल्दबाजी करने से काम बिगड़ता है। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, डील पक्की, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इसके बाद बात खत्म होते ही मैं कुछ स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने चला जाता हूँ। फिर उनके पास बैठकर चुपचाप उन्हें देखता रहता हूँ। लेकिन टोंग सोसो अभी भी जाने का नाम नहीं लेती। वह मेरे पास ही खड़ी रहती है और अपनी स्वीट इनोसेंट लिटिल सिस्टर वाली एक्टिंग जारी रखती है। मेरी पिछली लाइफ की मेमोरीज के मुताबिक ट्योंग सोसो सिर्फ इसलिए वैन हू के करीब आई थी क्योंकि उसके पास एक डॉग था। यहाँ तक कि वह एक कुत्ते से भी जेलसी करती थी। ये सोचकर मैं सच में स्पीचलेस हो जाता हूँ। इसके बाद डॉग्स को खाना खिलाकर मैं वहां से निकलने की तैयारी करता हूँ। बाकी 3 लव राइवल्स से उसे जेलसी होती है, ये तो समझ आता है, लेकिन एक जानवर से भी जेलसी करना, ये बात मेरी समझ से पूरी तरह बाहर है। सच कहूं तो टोंग सोसो मुझे बार बार हैरान कर देती है। इन लड़कियों की पॉसेसिवनेस वाकई जरूरत से ज्यादा क्रेजी होती है। तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे, वो टोंग सोसो नहीं है क्या? यह सुनकर मैं आवाज की तरफ मुड़कर देखता हूँ। कुछ यंग लोग एक्साइटमेंट से चिल्लाते हुए और मोबाइल उठाए हमारी तरफ दौड़ते चले आते हैं। मैं अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता कि टोंग सोसो जोर से चिल्लाती है, जल्दी भागो। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, रुको जरा, लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं क्यों जान बचाकर भागूं? क्या मैं सच में इतनी जल्दी बहक गया हूँ? शायद पैर का दर्द मेरे दिमाग पर असर डाल रहा है। इसके बाद मेरे कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाज और मेरी अपनी भारी सांसों की आवाज गूंजती रहती है। बहुत जल्दी टोंग सोसो मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे खींचकर एक संकरी गली में मोड़ देती है। मैं अभी संभल भी नहीं पाता कि वह तुरंत मेरे पीछे छिप जाती है और मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगती है। गली के बाहर से लोगों के कदमों की आवाज आती रहती है। बातचीत की आवाज भी बेहद करीब सुनाई देती है। इस अंधेरी और तंग गली में अब सिर्फ हम दोनों ही बचे होते हैं। मशहूर सेलिब्रिटी होना सच में अलग बात है। उसकी स्टैमिना कमाल की है। इतनी देर जान लगाकर भागने के बाद भी उसका चेहरा लाल नहीं होता, न उसकी धड़कन तेज होती है। वह तो ठीक से हाँफती तक नहीं। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल उलटी होती है। मुझे तो लगता है कि यह नकली जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरे जैसे एक्सरसाइज से दूर रहने वाले इंसान के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। यह सोचकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ जाता हूँ। बस एक बार सांसें नॉर्मल हो जाएं, फिर इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। तभी अचानक एक मुलायम और गोरा हाथ मेरे मुंह पर आकर कसकर दब जाता है। मैं आंखें फैलाकर उसे देखता हूँ, जिस पर वह धीरे से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? मैं मन ही मन झुंझलाता हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस सांस ले रहा हूँ। वह फुसफुसाकर कहती है, इतनी जोर जोर से सांस लोगे तो बाहर वाले सुन लेंगे। यह सुनकर मैं और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता हूँ। उनके सुन लेने से मेरा क्या जाता है? वैसे भी जिनकी तलाश चल रही है वो तुओंग सोसो है, मैं नहीं। मैं तो बस एक बेगुनाह राहगीर हूँ जो बेवजह इस मुसीबत में फंस गया। उधर तुओंग सोसो मन ही मन सोचती है कि उसे हमेशा से फैंस और उनकी परेशानियां पसंद नहीं थीं, लेकिन वन हू से मिलने के बाद पहली बार उसके शांत दिल में हलचल पैदा हुई थी। वह बाकी मर्दों से बिल्कुल अलग था। बस दिक्कत यह थी कि उसके आसपास बहुत सारे लव राइवल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से उसे कभी अकेले समय नहीं मिल पाया। खुशकिस्मती से अब यह गेम सामने आया था और वह इस 1000 साल में एक बार मिलने वाले मौके को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच गली के बाहर की आवाजें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं, जिस पर तोंग सोसो का हाथ भी अनजाने में मेरे मुंह से हट जाता है। मैं उसे देखकर सोचता हूँ कि नेटिजन्स उसे स्वीट गॉडेस कहते हैं और मानना पड़ेगा कि यह डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। तभी मेरे घायल पैर से दर्द की एक तेज लहर उठती है, जिस पर मेरा पूरा शरीर हल्का सा कांप जाता है। बिना देखे ही मुझे पता चल जाता है कि जख्म शायद फिर से खुल गया है, जिस पर मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। तोंग सोसो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, थोड़ा इंटरेस्ट वापस लेना तो बनता है। फिर अचानक मेरे मन में एक अजीब क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अगर मैं अभी उसे अचानक गले लगा लूं
तो वह क्या रिएक्शन देगी। यह सोचते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ, जिस पर टोंग सोंग सोंग एकदम फ्रीज हो जाती है और जब तक वह समझ पाती कि क्या हो रहा है तब तक वह काफी देर से मेरी बाहों में आ चुकी होती है। वह घबराकर पूछती है, आंत्रे, आपका मतलब क्या है? यह सुनकर मैं तुरंत तैयार किया हुआ बहाना सामने रख देता हूँ। अभी अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था, इसीलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए गलती से तुम्हें पकड़ लिया। वैसे भी मेरा पैर अभी घायल है, ऊपर से तुमने मुझे इतनी दूर तक दौड़ा दिया। मैं तो अभी तक तुमसे इसका हिसाब भी नहीं मांग रहा और तुम उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो, जिस पर तुओंग सोसो थोड़ी गिल्टी महसूस करती है। आखिर उसे अपने साथ भागने पर मजबूर करना सच में कुछ ज्यादा हो गया था। ऊपर से मैंने उसे अपनी चोट के बारे में पहले बताया भी नहीं था। वह जल्दी से कहती है, अंतरे, आप भी कमाल करते हैं। अगर आप पहले बता देते कि आप इंजर्ड हैं तो मैं ज्यादा ध्यान रखती। जिस पर वह मन ही मन सोचती है कि अगर उसे पहले पता होता तो वह जरूर और ज्यादा केयर दिखाती। शायद इससे मेरी नजरों में उसकी इमेज भी बेहतर बन जाती। इसके बाद मैं जानबूझकर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहता हूँ, सच बताऊं तो तुम्हारी यह चिंता देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यंग मिस, क्या तुम सच में मेरी इतनी फिक्र करती हो? आज तक किसी ने मेरे दर्द भरे पैर की इतनी चिंता नहीं की। यह सुनकर वह तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल, मैं ही तो इस दुनिया में अंश ट्रे की सबसे ज्यादा चिंता करती हूँ। लेकिन यह कहते ही उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जिस पर वह तुरंत उंगली मेरी तरफ तानकर बोलती है, लेथान, कहीं तुम्हारे मन में गलत ख्याल तो नहीं चल रहे? ज्यादा मत बढ़ो। उसे इतना गुस्से में देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ। आखिर मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं था, लेकिन उधर तुम सो सच में गुस्से से फटने वाली होती है। वह मन ही मन सोचती है कि आखिर इस दुनिया में इतना इरिटेटिंग आदमी पैदा कैसे हो गया। वह अब मेरा चेहरा एक सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहती, लेकिन अगले ही पल फिर स्वीट वॉइस में कहती है, अनहट राई, नाराज मत होइए, मेरा टेम्पर बस थोड़ा तेज है। आपको इंजर्ड देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बस ऊपर ऊपर से सिर हिला देता हूँ। लेकिन ट्यूंग सोसो के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर ये आदमी करता क्या है? वह न तो मुझे पसंद करता दिखता है न नफरत करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह मुझे अपने करीब आने की इजाजत देता रहता है। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती है उतनी ही ज्यादा इरिटेटेड होती जाती है। वह मुंह खोलकर मुझे कुछ सुनाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक रुक जाती है, क्योंकि इस वक्त मेरी नजरें सीधे उसी पर टिकी होती हैं। उन आंखों में हल्की सी बेबसी और थकान साफ दिखाई देती है, जिस पर वह अनजाने में नरम पड़ जाती है और धीरे से कहती है, अंतरे, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ, मुझे एक मौका और दे दीजिए। लेकिन जितना ज्यादा कोई इंसान झूठ बोलता है उतना ही ज्यादा उसे सच साबित करने की कोशिश करता है, और अब तो मैं उसकी बात का एक कौमा तक मानने को तैयार नहीं था। यह देखकर कि मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तुओंग सोसो का मूड और खराब हो जाता है, जिस पर वह गुस्से में वहीं रुक जाती है और पैर पटकने लगती है। लेकिन तभी उसके मन में अजीब सा एहसास पैदा होता है। उसे लगता है कि लेथान के आसपास हमेशा एक ठंडी और अकेली हवा मंडराती रहती है, जैसे वह पूरी दुनिया से खुद को अलग कर चुका हो, और यही बात उसे और ज्यादा क्यूरियस बना देती है। यह सोचते ही वह तुरंत मेरे पीछे दौड़ पड़ती है और मेरी शर्ट की स्लीव पकड़ लेती है। गली की धुंधली रोशनी ऊपर से गिर रही होती है, आधा चेहरा रोशनी में और आधा अंधेरे में छिपा रहता है, जिसकी वजह से हम दोनों के एक्सप्रेशन साफ दिखाई नहीं देते, कोई भी दूसरे के मन की बात नहीं पढ़ पाता। अचानक टोंग सो मेरी स्लीव को और कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं और आवाज में एक घबराहट सी महसूस होती है। यह देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। अब ये यंग मिस कौन सा नया ड्रामा शुरू करने वाली है? सच कहूं तो मैं पूरी तरह थक चुका था। आज मेरे पास उसके साथ माइंड गेम खेलने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। यह बोरिंग खेल अब मुझे जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जिस पर मैं सीधा कहता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले मेरा हाथ छोड़ो। उधर तोंग सोसो खुद भी हैरान होती है। रुको, मैं कर क्या रही हूँ? मैं खुद एक आदमी को पकड़कर रोक रही हूँ, और वो भी इस इरिटेटिंग आदमी को। यह सोचकर वह खुद को कोसने लगती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसके दिल का एक हिस्सा मेरी स्लीव छोड़ना ही नहीं चाहता, जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, यंग मिस, ये सब क्या है? मुझे घर नहीं जाने दोगी क्या? अगर चाहती हो कि मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहूं तो सीधे सीधे बोल दो, क्या पता मेरा दिल पिघल जाए और मैं मान भी जाऊं। मेरी टीजिंग सुनकर उसका चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है, जिस पर वह घबराकर मेरा हाथ छोड़ देती है और बिना पीछे देखे भाग जाती है। मैं वहीं खड़ा उसकी भागती हुई पीठ को देखता रहता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, पता नहीं इस यंग मिस को फिर कौन सा दौरा पड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अब मैं आराम से घर जाकर सो तो सकता हूँ। आज का दिन सच में बहुत एग्जॉस्टिंग था। सिर्फ इस लड़की से निपटने में ही मेरा आधा दिमाग खर्च हो गया था। इसी दौरान दूसरी तरफ टोंग सोसो अपनी स्पोर्ट्स कार में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है तब वह अपना फोन निकालती है। तुरंत एक मैसेज सामने आ जाता है, सोसो, आज तुम लेथान से मिलने वाली थी ना? मुलाकात हुई? उसने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की? मैंने पहले ही कहा था कि उससे सावधान रहना, खुद का ध्यान रखना। यह मैसेज वॉन हू का होता है। हालांकि इस गेम के रूल्स उसी ने बनाए थे और फेयरनेस बनाए रखने के लिए उसे किसी प्लेयर से प्राइवेट कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी वह टोंग सोसो की सेफ्टी को लेकर परेशान था, जिस पर उसने आगे लिखा था, सोसो, मेरे पास और कोई तरीका
तरीका नहीं था। लेथान हमेशा मुझे टारगेट करता रहता है, लेकिन आखिर वह मेरा सौतेला भाई है। मैं उसके खिलाफ सीधे कदम नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। गेम खत्म होने के बाद मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। यह पढ़कर टोंग सो सो कुछ देर चुप रहती है, फिर जवाब टाइप करती है। मैं उससे मिल चुकी हूँ, लेकिन सब कुछ आपकी बातों से बिल्कुल अलग निकला। लेथान को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह लगातार मुझे दूर धकेलता रहता है, मुझे अपने पास भी नहीं आने देता। यह लिखते समय उसके दिल में अजीब सी फीलिंग्स उठ रही होती हैं, थोड़ा दुख, थोड़ी उलझन और कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अगर यह पहले होता तो वान हू के इतने लंबे और केयरिंग मैसेजेस देखकर वह खुशी से पागल हो जाती, शायद पूरी रात जागकर उससे चैट करती रहती। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक छोटा सा रिप्लाई भेजती है, समझ गई, मैं अपना ध्यान रखूंगी, उधर मेरी तरफ। एक लंबी और गहरी नींद के बाद मैं आखिरकार जागता हूँ। आंख खुलते ही सिर खुजलाता हूँ और बेड साइड पर रखा फोन उठा लेता हूँ। लॉक स्क्रीन पर सबसे ऊपर ट्यूंग सोसो का मिडनाइट मैसेज दिखाई देता है। उसने आज शाम 7 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया था। मैं मैसेज पढ़कर बस 4 शब्द रिप्लाई करता हूँ, ओके, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। तभी अचानक फोन बज उठता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, क्या आप मिस्टर लेथान बोल रहे हैं? जी, मैं HKE ग्रुप के HR डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस, आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पास कर ली है। कृपया आज दोपहर 2 बजे इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंच जाइए। जिस पर मैं विनम्रता से जवाब देता हूँ, ठीक है, धन्यवाद, और कॉल काट देता हूँ। इसके तुरंत बाद डोरबेल बजती है। मैं अपना ऑर्डर्ड लंच लेता हूँ और खाते खाते सोचने लगता हूँ। आज दोपहर जिस महिला का सामना मुझे करना है वह HKE ग्रुप की फीमेल CEO ट्रान म्यू म्यू है। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड एक डॉक्टर है जिसका नाम थाम न्यूयेथ है। दोनों की पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी उनकी फ्रेंडशिप बेहद मजबूत मानी जाती है। हालांकि वान हू से मिलने के बाद यही फ्रेंडशिप धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि दोनों एक ही आदमी के लिए लड़ने लगती हैं। लेकिन वह सब फ्यूचर की बातें हैं कि हैं। अगर मेरी मेमोरी सही है तो इस वक्त वैन हू के आसपास मौजूद चारों लड़कियां एक फ्रेजाइल बैलेंस बनाए हुए हैं और मेरी एंट्री उसी बैलेंस को तोड़ने वाली चिंगारी बनने वाली है। बस मुझे कैनन फोल्डर की तरह इस्तेमाल करके स्टोरी से बाहर कर दिया जाएगा और फिर उन लोगों का परफेक्ट हैप्पी एंडिंग शुरू हो जाएगा। यह सोचकर मैं ठंडी नजरों से पूरे गेम को देखता हूँ। सच में उस मेन कैरेक्टर की किस्मत कमाल की है। वह मुझे खत्म करना चाहता है, ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी सारी चालाकियां, सारे डर्टी ट्रिक्स और सारे हिडन कार्ड्स इस्तेमाल करूंगा और उसकी केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। जहां तक उन 4 औरतों की बात है, वे मुझे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगी या मैं उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। आखिर ये इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम है और यहाँ हमेशा वही शिकारी नहीं होता जो पहली नजर में शिकारी दिखाई देता है। मुझे तो अभी उस फेज का पूरा फायदा उठाना था जब ये सारी औरतें पागलों की तरह मुझ पर पैसे उड़ाने वाली थीं। आखिर आगे के लिए थोड़ा रिटायरमेंट फंड भी तो जमा करना था। इसके बाद ठीक दोपहर के 2 बजे मैं अपनी परफेक्टली प्रेस्ड ऑफिस ड्रेस पहनकर HKE ग्रुप की बिल्डिंग के मेन लॉबी में पहुंचता हूं। तभी बाहर से आवाज आती है, नेक्स्ट कैंडिडेट लेथान, जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूं और सीधे इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूं। अंदर घुसते ही ऑफिस की ठंडी हवा हड्डियों तक उतर जाती है और सामने बैठी वह महिला सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठी होने के बावजूद पूरे कमरे पर दबदबा बनाए हुए थी। तान म्यू म्यू। आखिर हम फिर से आमने सामने आ ही गए। उसकी असली नेचर को जानते हुए मुझे पहले से ही यकीन था कि आज चाहे मैं इंटरव्यू कितना भी खराब क्यों न दूं, आखिर में सिलेक्शन लेटर जरूर मिलेगा, क्योंकि उसकी नजरों में मैं कोई ऑर्डिनरी एप्लीकेंट नहीं था। मैं तो बस एक टूल था, एक ऐसा टूल जिसे इस्तेमाल करके वह वैन हू से रिवॉर्ड हासिल करना चाहती थी। इसीलिए उसने जानबूझकर मुझे कंपनी में बुलाया था ताकि आगे चलकर मुझे आसानी से मैनिपुलेट कर सके। उसकी यही थिंकिंग मुझे अंदर ही अंदर हंसने पर मजबूर कर देती है। तभी सामने बैठी सी अपनी गोल्डन फाउंटेन पेन से मेरी रिज्यूम पर हल्का हल्का टैप करती है, फिर सिर उठाकर कहती है, मिस्टर लेथान, आपने कैम्बन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? मैं शांति से जवाब देता हूँ, जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रान। जिस पर वह आगे पूछती है, कम्बिन बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना आसान नहीं होता, तो कृपया अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और कोर कॉम्पिटेंसी प्रूव कीजिए। मैं पहले से जानता था कि वह यही ट्रिकी सवाल पूछेगी, लेकिन मुझे उस यूजलेस यंग मास्टर का इमेज मेंटेन भी करना था, इसलिए मैंने पहले से कुछ आंसर्स तैयार कर रखे थे और इस बार मैं पिछली लाइफ वाली गलती दोबारा नहीं करने वाला था। जिस पर मैं सीधे जवाब देता हूँ, अगर आपको डाउट है तो मैं स्टूडेंट सिस्टम खोलकर दिखा सकता हूँ, मेरे सारे ग्रेड्स वहां मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद वेरिफिकेशन भी कर सकती हैं। यह सुनकर ट्रान म्यू म्यू के हाथ में पकड़ी पेन एक पल के लिए रुक जाती है, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। तभी बगल में बैठा HR डायरेक्टर खंखारकर बात संभालता है, मिस्टर लेथान की क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन पहले ही हो चुकी है, अब हम जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं। जिस पर मैं आराम से जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं CEO ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक एक ठंडी हंसी सुनाई देती है, जिस पर HR डायरेक्टर तुरंत पूछता है,
प्रेसिडेंट ट्रान, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? अगले ही पल ट्रान म्यू म्यू अपनी चेयर से उठ खड़ी होती है। वह मुझे सिर से पैर तक देखती है और फिर तिरस्कार भरे लहजे में कहती है, ओह, असिस्टेंट बनना चाहते हो? लगता है तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें लगता है कि यह पोजीशन कोई भी संभाल सकता है? ये सुनते ही मुझे पिछली लाइफ की याद आ जाती है। उसी ने मुझे एक मामूली एरंड बॉय बनाकर रखा था। सारा गंदा काम, सारी मेहनत और सारे बोरिंग टास्क मुझे ही करने पड़ते थे। न कोई रिस्पेक्ट थी और न कुछ सीखने को मिलता था। पिछली बार उसने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। जिस पर मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, सबसे पहली बात, मेरा दिमाग काफी तेज है। दूसरी बात, मैं टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? प्रेसिडेंट ट्रान, आपका यह फैसला मेरे साथ फेयर नहीं है। अगर एक कदम पीछे हटकर सोचें तो इंटरव्यू के लिए कॉल आपने किया था। अगर हायर नहीं करना था तो मेरी एबिलिटी को इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। सच कहूं तो आपकी आज की अप्रोच HKE ग्रुप की हायरिंग फिलॉसफी से काफी अलग लग रही है। यह सुनकर दोनों डिपार्टमेंट हेड्स के हाथों में पसीना आने लगता है। वे चोरी छिपे अपनी बॉस की तरफ देखने लगते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भाई तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, तुझे पता भी है सामने कौन खड़ा है? इंटरव्यू शुरू होते ही बॉस को नाराज कर दिया, क्या तुझे सच में यहाँ नौकरी करनी है? लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं अब उसकी चालों का मोहरा नहीं बनना चाहता था। वह गेम भी जीतना चाहती थी और मुझे इस्तेमाल भी करना चाहती थी, और ऊपर से मेरे साथ खेल भी खेल रही थी, जिस पर मैं मन ही मन हंसता हूँ। त्रान मियो मियो, आज मैं तुम्हें आसानी से सफल नहीं होने दूंगा। उधर त्रान मियो मियो सच में गुस्से से भर चुकी होती है। उसका सीना तेज तेज उठने लगता है। फिर वह ठंडे स्वर में कहती है, मिस्टर ले, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन काम सिर्फ बातें करने से नहीं होता। CEO असिस्टेंट को हर तरह की इमरजेंसी हैंडल करनी पड़ती है। ये कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जहां बैठकर कुछ बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं। अगर कोई गलती हुई तो सिर्फ कॉम्पेंसेशन देकर मामला खत्म नहीं होगा। ऐसे प्रेशर में क्या तुम सच में काम संभाल सकते हो? दोनों डिपार्टमेंट हेड्स मन ही मन प्रार्थना करने लगते हैं, भाई अब बस भी कर, बॉस पहले ही आग बबूला हो चुकी हैं, अब नहीं गया तो सच में फंस जाएगा। जिस पर मैं अचानक सिर हिलाता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रान की बात बिल्कुल सही है, यह जॉब सच में मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं चलता हूँ। यह कहकर मैं बिना एक सेकंड रुके मुड़ जाता हूँ और बाहर निकलने लगता हूँ। मेरे जाते ही दोनों डिपार्टमेंट हेड्स राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जब वे अपनी बॉस की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि ट्रान म्यू म्यू अपनी सीट से गायब हो चुकी थी। जिस पर वे घबराकर बाहर भागते हैं और बाहर निकलते ही एक शॉकिंग सीन देखते हैं। सामने ट्रान म्यू म्यू तेजी से मेरे पीछे पीछे चल रही थी। वह अपनी कोल्ड इमेज बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और कह रही थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड मैंने देख लिया है। CEO असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट से वह परफेक्टली मैच करता है। वेलकम टू द कंपनी। यह देखकर दोनों डिपार्टमेंट हेड्स वहीं के वहीं जम जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, कुछ तो गड़बड़ है। उधर मैं उसकी बात सुनकर हंसी रोक नहीं पाता, जिस पर मैं उसके कंधे पर हल्की सी थपकी देकर कहता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रान, आपकी नजर वाकई कमाल की है। चिंता मत कीजिए, मेरे जैसा टैलेंट मिलने के बाद कंपनी बहुत आगे जाएगी। इसके बाद मैं HR डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। लेकिन सिर्फ एक दोपहर के अंदर ही कंपनी में मेरे और तान म्यू म्यू के बारे में गॉसिप फैल जाती है। हर कोई एक ही बात कर रहा था। एक हैंडसम आदमी इंटरव्यू में CEO से बहस करता है और आखिर में CEO ही पीछे हट जाती है। ऐसी खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम दोनों पुराने लवर्स हैं, और आखिर में गॉसिप करते करते सब ने मिलकर एक नई कहानी बना डाली। उस कहानी के मुताबिक मैं ट्रान म्यू म्यू का फर्स्ट लव था। हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था और अब सालों बाद हमारा रियूनियन हो गया था, जिस पर पूरा ऑफिस अपने अपने दिमाग में रोमांटिक ड्रामा चलाने लगता है। जब मैं कंपनी का टूर पूरा करके CEO सेक्रेटरी ऑफिस में वापस लौटता हूँ तो आसपास बैठे लोग तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। एक लड़की उत्सुकता से पूछती है, अरे क्या आप और प्रेसिडेंट ट्रान पहले से एक दूसरे को जानते थे? यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, पिछली लाइफ में तो जानते थे, लेकिन बाहर से सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता हूँ। हाँ, कुछ हद तक पुराने जान पहचान वाले कह सकते हैं। यह सुनते ही सब लोग एक दूसरे को मीनिंगफुली देखने लगते हैं और तुरंत अपने मन में कंफर्म कर लेते हैं, हो गया, यह जरूर एक्स लवर वाला मामला है। जिस पर अगला सवाल तुरंत आ जाता है, तो पहले आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा था? क्या ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था? पिछले जन्म में मेरी हालत कुत्ते से भी बदतर थी और इस ट्रान म्यू म्यू का भी उसमें बड़ा हाथ था। वैसे देखा जाए तो इसका कैरेक्टर भी कुछ खास अच्छा नहीं था, जिस पर मैं फिर भी अपना शांत रवैया बनाए रखता हूँ और बस हल्की सी स्माइल देता रहता हूँ। यह देखकर वहां खड़ी गॉसिप करने वाली औरतें तुरंत सब समझ जाती हैं। समझ गए, समझ गए, ये जो मुस्कुराने वाला रिएक्शन है, इसमें जरूर प्यार और नफरत दोनों छिपे हैं। पक्का कोई आंसुओं से भरी बैक स्टोरी होगी। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, यह कंपनी आखिर कब से तुम लोगों का गॉसिप मार्केट बन गई है? तुम लोगों का सारा काम खत्म हो चुका है क्या? इसी बीच क्यू वैन हियन धीरे धीरे चलता हुआ आता है, जिसके बाद वह मुझे सिर से पैर तक देखता है और उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलकता है।
फिर वह घमंडी अंदाज में ठुड्डी उठाकर कहता है, सेक्रेटरी ले, प्रेसिडेंट ट्रान ने तुम्हें कॉफी लेकर आने को कहा है। जिस पर मैं हाथ में पकड़ी फाइल नीचे रखता हूं और कैजुअली पूछता हूं, प्रेसिडेंट ट्रान की कोई खास डिमांड है क्या? जिसके जवाब में वह कहता है, प्रेसिडेंट ट्रान सिर्फ हैंड ब्रेव्ड कॉफी पीती हैं। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल 88 डिग्री होना चाहिए और पानी डालने का टाइमिंग एक एक सेकंड तक एक्यूरेट होना चाहिए। जरा ध्यान से बनाना। अगर प्रेसिडेंट ट्रान गुस्सा हो गई तो अपना सिर खुद संभालना। जिस पर मैं मजबूरी में हामी भर देता हूँ। फिर जैसे ही बाहर निकलने वाला होता हूँ तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। एक महिला जिसने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था दरवाजे से टिक कर खड़ी होती है और हल्की हंसी के साथ कहती है, मैनेजर क्यू, फिर से नए लोगों को परेशान कर रहे हो क्या? मेरे पास कुछ बढ़िया चाय है जो एक क्लाइंट ने गिफ्ट की थी, चखना चाहोगे? जिस पर क्यू वैन हियन ठंडे स्वर में कहता है, नहीं चाहिए, डायरेक्टर ड्रिंक खुद ही रख लो, मैं ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करता। यह कहकर वह मुड़कर जाने लगता है, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आता है, जिस पर वह दोबारा मेरी तरफ मुड़ता है और कहता है, कल रात डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू कमर्स के लिए वेलकम पार्टी है, तुम्हें हर हाल में आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ट्रिन लाम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, लेथान, तुम उसके रवैये का बुरा मत मानना। स्पेशल असिस्टेंट क्यू हमेशा प्रेसिडेंट तान के पीछे घूमता रहता है। पूरी कंपनी जानती है कि वह उन्हें पसंद करता है, इसलिए उसका ऐसा व्यवहार करना कोई नई बात नहीं है। जिस पर मैं सामने खड़ी महिला को गौर से देखता हूँ। अगर मुझे सही याद है तो ये मार्केटिंग डायरेक्टर ट्रिन लाम है। कहानी में ये मेल लीड के सबसे करीबी दोस्त की गर्लफ्रेंड होती है। पिछले जन्म में हमारा ज्यादा संपर्क नहीं था। हम दोनों बस कंपनी में अपने अपने काम से मतलब रखते थे, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन कहानी के इस पड़ाव के हिसाब से देखा जाए तो वैन हु और उसका वह जिगरी दोस्त जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, जिसके बाद उनमें से एक सीधे मुख्य कंपनी के एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा। पिछले जन्म में मैंने इन दोनों से काफी गंदे तरीके के अटैक और दबाव झेले थे। यह सोचकर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। संयोग से मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए अब चलता हूँ। हैंड ब्रेव्ड कॉफी। पिछले जन्म में मैं यह काम हजारों बार कर चुका था, जिस पर मैं कुछ ही पलों में एक परफेक्ट गर्म कॉफी तैयार करता हूँ और सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता हूँ। ऑफिस में पहुंचकर मैं कॉफी का कप ट्रान म्यू म्यू के बाएं हाथ की तरफ रखता हूँ और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगता हूँ। लेकिन तभी ट्रान म्यू म्यू अचानक मुझे रोकती है। रुको, अभी मत जाओ। यह कहते हुए वह कॉफी उठाती है और एक घूंट पीती है, जिस पर मैं उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखता रहता हूँ। और जब उसकी आंखों में संतुष्टि की एक हल्की चमक दिखाई देती है तभी मैं समझ जाता हूँ कि इस बार मैंने सही दांव खेल दिया है। अब ट्रान म्यू म्यू मेरे काम में कोई कमी निकालने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ ट्रान म्यू म्यू शुरू में मुझ में गलती निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही कॉफी का स्वाद उसकी जीभ को छूता है वह थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि यह स्वाद उसकी पसंद के बिल्कुल मुताबिक था। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, क्या सच में सामने खड़ा यह इंसान वही साधारण और बेकार आदमी है जैसा उसकी फाइल में लिखा हुआ है? क्यों इसे देखकर बिल्कुल वैसा फील नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अपनी असली काबिलियत छिपाकर बैठा है? लगता है मुझे इस पर और नजर रखनी होगी। यही सोचकर ट्रान म्यू म्यू उस फाइल की सच्चाई पर शक करने लगती है। फिर वह दोबारा अपना ठंडा और ऊंचा रवैया अपनाती है और कहती है, वहां कोने में जाकर खड़े रहो, मैं ये फाइलें खत्म कर लूं, फिर तुम्हें आगे का काम समझाऊंगी। जिस पर मैं खड़ा होकर इंतजार करने लगता हूँ। आधा दिन गुजर जाता है और मैं सोचता रहता हूँ कि यह औरत आखिर कौन सा नया तरीका ढूंढ रही है मुझे परेशान करने का। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि यह तो स्कूल के बच्चों वाली सजा है। जिस पर मैं ज्यादा बहस करने की बजाय सीधे कमरे में रखी बड़ी कांच की खिड़की के पास चला जाता हूँ और सबसे बढ़िया व्यू वाली जगह पर खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगता हूँ। यह देखकर ट्रान म्यू म्यू चुपचाप मेरी पीठ घूरती रहती है। उसके होंठ धीरे धीरे भींच जाते हैं और उसकी नजरें ऐसी लगती हैं जैसे मेरी पीठ में छेद कर देंगी। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, इस बाहर के सीन को 10 मिनट देखने के बाद तो कोई भी बोर हो जाएगा। फिर खाली समय में मेरी नजर काम में डूबी ट्रान म्यू म्यू पर चली जाती है। इस एंगल से उसका साइड प्रोफाइल साफ दिखाई देता है। सच कहूं तो वह काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को संभाल लेता हूं और लापरवाही से पूछता हूं, क्या मैं बैठ सकता हूं? पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं। जिस पर ट्रान म्यू म्यू के हाथ रुक जाते हैं। फिर वह बिना ऊपर देखे बस एक शब्द कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मेरे काम में दखल मत देना। ऑफिस के एक कोने में कांच की दीवारों वाला छोटा सा कमरा था, जो ट्रान म्यू म्यू का निजी रेस्टरूम था, लेकिन वहां जाकर बैठना तो खुद मौत को बुलाने जैसा होता। जिस पर मेरी नजर कमरे के बीचों बीच रखे बड़े सोफा पर पड़ती है। फिर मैं बिना झिझक वहां पहुंचता हूं, शेल्फ से एक मनोरंजन वाली किताब निकालता हूं और पूरी आराम तलबी के साथ सोफा पर लेट जाता हूं। जिसके बाद मैं लंबी सांस छोड़ता हूं और पूरी तरह रिलैक्स हो जाता हूं। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और दूसरी तरफ ट्रान म्यू म्यू को महसूस होने लगता है कि उसका ध्यान काम पर नहीं लग रहा।
क्योंकि उसकी नजर बार बार मेरी तरफ चली जाती है। जब वह चोरी छिपे मेरी तरफ देखती है तो पाती है कि मैं अपने ही घर के मालिक की तरह आराम से किताब पढ़ रहा हूँ, और फिर कुछ देर बाद तो मैं आंखें बंद करके झपकी तक लेने लगता हूँ। यह देखकर उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। मैंने इसे यहाँ बुलाया था काम के लिए, या ये यहाँ सोने आया है? जिस पर उसका धैर्य आखिर टूट जाता है। वह गुस्से में अपना फाउंटेन पेन मेज पर पटक देती है। धातु का पेन कांच की मेज से टकराकर तेज आवाज करता है जो पूरे ऑफिस में गूंज जाती है। फिर वह मुझे घूरते हुए कहती है, बहुत बढ़िया लेथान, तुम इतिहास के पहले इंसान हो जो मेरी आंखों के सामने इतनी बेशर्मी से आलस कर रहा है। पिछले जन्म में ट्रान म्यू म्यू अपने ऊंचे पद का इस्तेमाल करके मुझे हर तरह से दबाती थी। वह हर मौके पर मुझे परेशान करती थी और आखिरी बूंद तक मेरा शोषण करती थी। लेकिन इस जन्म में मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि फिर से उसकी हर बात चुपचाप मानता रहूं। जिस पर मैं आराम से जवाब देता हूं, डायरेक्टर ट्रैन, आपने मुझे यहाँ नौकरी दी है, लेकिन आपने अभी तक मुझे कोई काम नहीं सौंपा। आपने सिर्फ इंतजार करने को कहा था, इसलिए अगर मैं खाली बैठा हूं तो इसे आपका आदेश मानना ही समझा जाएगा। फिर मैं हल्की मुस्कान के साथ आगे कहता हूं, और वैसे भी जो कॉफी मैंने अभी बनाई थी उसे देखकर तो लगता है कि वह आपके स्वाद के बिल्कुल मुताबिक थी, तो अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो शायद ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, है ना? जिस पर ट्रान म्यू म्यू आधे सेकंड के लिए बिल्कुल चुप पड़ जाती है। फिर उसका लहजा पहले से थोड़ा नरम हो जाता है और वह कहती है, ठीक है, रहने दो, आज से तुम मेरे साथ रहकर प्रोजेक्ट्स हैंडल करोगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर आखिर कितनी काबिलियत है। इसके बाद देखते ही देखते आधा महीना गुजर जाता है। इस दौरान थोंग सो सो हर दिन समय पर मेरे घर आती है और पार्ट टाइम असिस्टेंट बनकर मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करती है। जिस पर एक दिन वह आखिर खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, जब मैंने यह जॉब एक्सेप्ट की थी तब वान हू ने ही मुझे उकसाया था। उसका प्लान था कि मैं हर दिन आपके करीब रहूं, आपको इम्प्रेस करूं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूं। उसने मुझसे कहा था कि मिशन पूरा होने के बाद हम दोनों साथ में वेकेशन पर जाएंगे, लेकिन आपके साथ इतना समय बिताने के बाद मुझे उसकी असली सच्चाई समझ आने लगी। जिस पर वह कड़वी मुस्कान के साथ आगे कहती है, शुरू से आखिर तक उसने मुझे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। मैं उसके लिए बस एक चेस पीस थी, उसकी गंदी चालों का हिस्सा थी। लेकिन अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यह कहते हुए वह सिर झुका लेती है। ब्रदर थान, मैं जो बार बार बीमारी का बहाना बनाकर आपके करीब आने की कोशिश करती थी, वह भी वैन हू की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उसने मेरे और म्यू म्यू के रिश्ते का फायदा उठाया और हम सबको इंसानों की भावनाओं से खेलने वाले इस घटिया गेम में घसीट लिया। लेकिन अब मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। जिसके बाद एक एक करके वे सभी लड़कियां जो कभी मेरे करीब आई थीं मेरे पास आने लगती हैं, और हर कोई रोते हुए यही कहती है कि अतीत में वान हू ने उन्हें इस्तेमाल किया था और उसी पागल गेम का हिस्सा बनाया था। यह सुनकर वान हू आग बबूला हो जाता है, जिस पर वह सीधे कंपनी में मेरे पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। फिर वह उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा करता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जिस पर मैं बिना भौं तक हिलाए शांत स्वर में जवाब देता हूँ, तुम्हारी मर्जी। अगर इतनी काबिलियत है तो जो करना है कर लो। इसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस का दिन आता है, लेकिन वान हू अभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाता कि किसी ने उसकी तरफ काले कारनामों से भरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल फेंक दी, जिस पर उसके सारे गंदे कामों के सबूत सबके सामने खुलकर आ जाते हैं। उसकी हर चाल, हर धोखा और हर साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। यह देखकर वान हू शर्म से जमीन में गड़ जाता है। फिर वह गुस्से और बेइज्जती में दरवाजा पटक कर वहां से भाग जाता है। उस घटना के बाद उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। कुछ समय बाद वह कई महिलाओं को साथ लेकर मेरे घर आता है, जिस पर सबसे पहले एक लड़की आगे बढ़कर कहती है, यह सब मेरी गलती थी। मैंने अपनी छोटी सोच और जलन में आकर यह बेवकूफी भरा कॉन्क्वेस्ट गेम बनाया था ताकि आपको नुकसान पहुंचा सकूं। लेकिन अब मुझे अपनी सजा मिल चुकी है। मेरी सारी संपत्ति जब्त हो गई। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। पहले मैं बार बार आपके करीब आकर आपको ट्रैप करने की कोशिश करती थी, लेकिन आज मैं आधिकारिक तौर पर आपसे माफी मांगती हूँ। अब से मैं सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दूंगी और ऐसी गंदी चीजों से हमेशा के लिए दूर रहूंगी। जिस पर दूसरी महिला भी आगे आती है और भारी आवाज में कहती है, मैं भी पहले वैन हूं की मीठी बातों में आ गई थी, इसलिए मैं हर बात में आपके खिलाफ खड़ी होती थी। लेकिन अब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती हूँ और आपको अच्छा कंपेंसेशन देना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ग्रुप में अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे। इसके बाद एक डॉक्टर भी आगे आती है और शर्मिंदा स्वर में कहती है, मैंने जानबूझकर नरम और दयालु बनने का नाटक किया था ताकि धीरे धीरे आपको समझ सकूं और आपके करीब पहुंच सकूं। यह मेरी गलती थी। अब से मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेडिकल प्रोफेशन पर ध्यान दूंगी और अपनी गलती सुधारने के लिए दूर दराज के इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाऊंगी, जिस पर मैं उन सभी को देखता हूं। अब हर कोई अपनी गलती मान चुका था। हर किसी को अपने किए पर पछतावा था। इसलिए अतीत की सारी दुश्मनी और सारे गिले शिकवे मैं यहीं खत्म करने का फैसला करता हूं। इसके बाद मुझे आधिकारिक तौर पर कंपनी का मुख्य सदस्य बना दिया जाता है, जिस पर मैं पूरी मेहनत के साथ काम करता हूं और कंपनी के लिए
लिए एक के बाद एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आता हूँ। नतीजा ये होता है कि मेरी सैलरी भी तेजी से बढ़ने लगती है। समय गुजरता है और फिर एक दिन हम सब कंपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में दोबारा मिलते हैं, जिस पर वान हूँ, जिसने अब एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, हाथ में गिलास उठाकर कहता है, मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूंगा। इस बार मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा और कभी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत नहीं करूंगा। यह सुनकर थोंग सोसो मुस्कुरा देती है और कहती है, हाल ही में मुझे अपनी एक्टिंग के दम पर फिल्म अवार्ड मिला है। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब जाकर मुझे लगता है कि मैं सच में खुद बनकर जी रही हूँ। जिस पर ट्रान मियो मियो भी सहमति में सिर हिलाती है। ग्रुप के पूरे सिस्टम को दोबारा व्यवस्थित किया गया है। कंपनी की ग्रोथ अब पहले से कहीं बेहतर हो रही है। हमने अंधी दीवानगी और बेवजह के जुनून को पीछे छोड़ दिया है और अब हम अपनी काबिलियत के दम पर एक शांत और स्थिर जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, जिस पर मैं सभी लोगों की तरफ देखता हूँ। हर कोई अब अपनी सही जगह पर था। हर किसी ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे परफेक्ट एंडिंग था।